आइए अब हम लोग बात करते हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल की। अब इसका जिक्र है एनसीईआरटी बुक में। देखिए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कौन से मॉलिक्यूल हैं जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं। क्या न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, या लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल है। मतलब कौन से बायोमॉलिक्यूल हैं जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करते हैं। अब वैज्ञानिक इस विषय में सोचना शुरू कर दिए। तो देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल में, कि फ्रेडरिक मिश्चर ने न्यूक्लियन की डिस्कवरी की और मेंडल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का जो प्रोपोजिशन दिया था, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल द्वारा दिया गया था और फ्रेडरिक मिश्चर द्वारा न्यूक्लियन यानी डीएनए की जो खोज की गई थी, वो दोनों लगभग एक ही समय में की गई थी। ठीक है, लेकिन डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव करने में, ठीक है, और इसकी खोज करने में बहुत लंबा समय लग गया। यानी डीएनए की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी, प्लस मेंडल ने बता दिया था कि कोई चीज है जिसको उन्होंने फैक्टर कहा था, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। यानी इनहेरिटेंस की भी बात लोगों को पता चल गई थी मेंडल के जरिए। और डीएनए होता है न्यूक्लियन के टर्म्स में, ये भी लोगों को पता चल गया था फ्रेडरिक मिश्चर के जरिए। तो डीएनए का एग्जिस्टेंस और इनहेरिटेंस का एग्जिस्टेंस दोनों लोगों को पता था, लेकिन बहुत लंबे समय बाद जाकर के ये साबित हो पाया और ये खोज हो पाया कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ठीक है, और ये भी चीज आपको बता दें कि 1926 आते आते, मतलब बाई 1926, जो जेनेटिक इनहेरिटेंस होता है उसका मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, मतलब उसके मॉलिक्यूलर बेसिस पर वैज्ञानिक सोचने लगे। तो 1926 आते आते वैज्ञानिक मॉलिक्यूलर लेवल पर आ गए कि भाई हम देखें कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस में रोल प्ले करता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो बाई 1926 आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जेनेटिक इनहेरिटेंस को सोचा जाने लगा। ये बात स्पष्ट हो गई। तो ये पैराग्राफ एनसीईआरटी बुक ने समझाया है। अब इसके बाद आता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को साबित करने वाला एक्सपेरिमेंट। तो आइए उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की अगर बात करें तो ये आप समझ लीजिए कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया ऑन विच बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया पर, ऑन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक, और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया जो है ये निमोनिया कॉज करता है, कॉजेज न्यूमोनिया। तो निमोनिया नाम की बीमारी कॉज करता है। ठीक है, उन्होंने देखा कि इस बैक्टीरिया को जब आप कल्चर प्लेट पर ग्रो कराते हैं, when this bacteria is grown on culture plate, when grown on culture plate, इसमें दो तरह की कॉलोनी डेवलप होती है। ठीक है, इसमें दो तरह के कॉलोनी डेवलप होती है, दोनों के स्ट्रेन अलग अलग होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, स्मूथ कॉलोनीज और रफ कॉलोनीज, स्मूथ कॉलोनीज एंड रफ कॉलोनीज। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि इस बैक्टीरिया के दो तरह के कॉलोनीज होती हैं। ठीक, स्मूथ कॉलोनी को एस सिंबल से डिनोट करते हैं
और रफ कॉलोनी को आर सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में, या दो तरह के स्ट्रेन होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। तो हम इसको स्ट्रेन टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया होंगे उनको एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कहा जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और इसमें जो बैक्टीरिया होंगे उनको आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कहा जाएगा। तो ये चीज तो पहले क्लियर कर लीजिए कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। यानी ये बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक एस स्ट्रेन वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एक आर स्ट्रेन वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जो एस स्ट्रेन वाला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है उसमें स्मूथ शाइनिंग बैक्टीरिया होता है, यानी स्मूथ शाइनिंग बैक्टीरिया होता है ये, ठीक है। और जो आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया होता है ये रफ बैक्टीरिया होता है, इसका सरफेस रफ होता है, रफ बैक्टीरिया होता है, ठीक। अब ये स्मूथ शाइनिंग बैक्टीरिया क्यों होता है इसको समझ ले, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया के एक्चुअली होता क्या है कि बैक्टीरिया का सरफेस रफ होता है, ठीक, बैक्टीरिया का सरफेस रफ होता है, लेकिन इसके ऊपर एक म्यूकस की कैप्सूल बन जाती है। तो इसके ऊपर अगर आप म्यूकस का कैप्सूल बना देंगे, ये म्यूकस का कैप्सूल बना देंगे, तो ये म्यूकस का जो कैप्सूल है, म्यूकस पॉलीसैकेराइड होता है, तो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल बन जाता है। तो म्यूकस MUCOUS भी होता है, MUCUS भी होता है। तो म्यूकस एक पॉलीसैकेराइड है, तो म्यूकस या पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल बनाता है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। इसके वजह से इसका स्मूथ सरफेस होता है, चमकदार और स्मूथ सरफेस इसका होता है। तो स्मूथ सरफेस हो गया। और जो रफ बैक्टीरिया होता है, ठीक है, और जो रफ बैक्टीरिया होता है उसमें कैप्सूल नहीं बनता, डू नॉट फॉर्म कैप्सूल, तो इसलिए इसका सरफेस रफ ही रहता है, डू नॉट फॉर्म कैप्सूल। तो इस बैक्टीरिया के सरफेस पर कैप्सूल नहीं बनता है, तो ये रफ ही रह जाता है, यानी ये जो बैक्टीरिया है ये रफ ही रहेगा, ठीक। तो ये रफ ही रहेगा बैक्टीरिया, तो इसका रफ सरफेस होता है, और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का स्मूथ सरफेस होता है, ठीक। और इन दोनों तरह के बैक्टीरिया में जो स्मूथ सरफेस वाला बैक्टीरिया है यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, वो वायरुलेंट होता है, वो ही डिजीज कॉज करता है, उसी से निमोनिया होता है। तो आप ये लिखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है वायरुलेंट होता है, वायरुलेंट होता है, वायरुलेंट मतलब कॉजेज डिजीज, कॉजेज निमोनिया, कॉजेज निमोनिया, ठीक है। और जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया होता है वो बीमारी नहीं कॉज करता। तो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो होता है इज नॉन वायरुलेंट, इज नॉन वायरुलेंट, ठीक है। मतलब डू नॉट कॉजेज निमोनिया, डू नॉट कॉजेज न्यूमोनिया, इससे बीमारी नहीं होती है, इससे निमोनिया नहीं होता है। तो अब आपको पता चल गया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया में दो तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन के चारों ओर कैप्सूल होती है और आर स्ट्रेन के चारों ओर कैप्सूल नहीं होती है, और इसलिए उसका सरफेस रफ दिखता है, खुरदुरा दिखता है। तो आर रफ से आया है और एस जो टर्म है वो स्मूथ से आया है, क्योंकि कैप्सूल का सरफेस स्मूथ होता है, खुरदुरापन नहीं होता। और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट होता है, इससे निमोनिया कॉज होती है, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो ए वायरुलेंट है या नॉन वायरुलेंट है और उससे निमोनिया नहीं कॉज होती है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे उनको ये बात पता थी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में दो तरह के बैक्टीरिया है, एक बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया और एक बीमारी नहीं कॉज करने वाला बैक्टीरिया। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ विटनेस्ड अ मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया ड्यूरिंग his experiments, series of experiments। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने चमत्कारिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा बैक्टीरिया में जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को किया। उन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फिजिकली बदलते हुए देखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस कुछ था और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसका फिजिकल अपीयरेंस कुछ और हो गया, ठीक है। तो ये एक चमत्कारिक ट्रांसफॉर्मेशन माना गया,
क्योंकि उसके पहले कभी किसी ने एक ऑर्गेनिज्म को बदलते हुए नहीं देखा किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया वाज विटनेस्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ ड्यूरिंग हिज सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही सॉ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स फिजिकल फॉर्म, यानी फिजिकल फॉर्म में जो उसकी आकारिकी थी, जो उसकी बनावट थी, उसमें परिवर्तन देखा ग्रिफिथ ने। ठीक है, अब क्या था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, आइए इसको समझते हैं। ठीक, तो ग्रिफिथ ने क्या किया कि एस स्ट्रेन, अब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस में, और उसके वजह से माइस को निमोनिया हो गया और माइस मर गया। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लेंगे, माइस डाइड। क्या हुआ, माइस डाइड, माइस डाइड। ठीक, इसके बाद इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया। ठीक है, इन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को लिया, ठीक, और उसको इंजेक्ट किया एक दूसरे माइस में। तो देखा कि माइस मरा नहीं, क्योंकि आर स्ट्रेन से बीमारी नहीं होती है। तो आप इसको लिख लेंगे, माइस लाइव रह गया, माइस लाइव रह गया, माइस मरा नहीं, इसमें माइस मर गया। तो जब माइस में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला गया तो माइस को निमोनिया हो गया, माइस मर गया। जब माइस में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला गया, इंजेक्शन उसका लगाया गया, तो माइस जिंदा रहा। ठीक, तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को पहले हीट किया, उसके बाद तब उसको माइस में इंजेक्ट किया, तो फिर देखा कि माइस नहीं मरा। तो इसको भी आप लिख ले, यानी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट करने के बाद, यानी इसको हीट किल्ड कहेंगे, हीट किल्ड, उसको गर्म करके तब माइस में इंजेक्ट किया। तो मतलब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को पहले थोड़ी देर गर्म किया, फिर उसको इंजेक्ट किया माइस में, इंजेक्ट किया माइस में, तो देखा कि माइस जिंदा रहा, माइस रिमेन अलाइव, या माइस लाइव रहा, माइस लाइव रहा। ठीक, और जब उन्होंने चौथा एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ मिला करके जब माइस को इंजेक्ट किया तो माइस मर गया। तो 4 एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिजल्ट है ये ध्यान से सुनिएगा। चौथे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिक्स करके फिर माइस को इंजेक्ट किया, तो देखा कि माइस को निमोनिया हो गया और माइस मर गया। तो इसको भी आप मेंशन कर ले। तो चौथे एक्सपेरिमेंट में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया जो कि हीट किल्ड था, इसको मिक्स किया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ जो कि लाइव था, उसको नहीं मारा, और इसके मिक्सचर को इंजेक्ट किया माइस में, तो देखा कि माइस मर गया, माइस डाइड। ठीक, तो माइस डाइड या माइस मर जाता है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। डाइड मतलब होता है कि मर गया, या डाई मतलब मर जाता है, गया और जाता है। तो आप डाई लिखिए या डाइड लिखिए, कोई फर्क नहीं, एनसीईआरटी को डाई लिखती है तो आप माइस डाइड। तो इसका मतलब हुआ कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डालने पर माइस जिंदा रहता है, और हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन लाइव डालने पर माइस मर जाता है। तो ग्रिफिथ का ये जो चौथा एक्सपेरिमेंट था, इसमें जब देखा कि माइस मर गया तो उन्होंने इसके अंदर ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर लाइव स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला। तो ग्रिफिथ ऑब्जर्व द presence of live S strain bacteria
दिस डेड माइस, यानी इस माइस के अंदर उन्होंने हीट किल्ड एसिस्टेन बैक्टीरिया और लाइव आरस्टेन बैक्टीरिया डाला और देखा माइस मर गया, जबकि मरने वाला तो कोई एजेंट डाला नहीं था। इसको जब अकेले डालते हैं तो माइस जिंदा रहता है, इसको जब अकेले डालते हैं तो माइस जिंदा रहता है, लेकिन जब इन दोनों को जब मिला के डालते हैं तो माइस मर जाता है। तो कौतूहल का विषय था कि क्या वजह है भाई, दोनों को जब अलग अलग डालते हैं तो माइस जिंदा है और दोनों को मिला के डालते हैं तो माइस मर जाता है। तो उन्होंने सोचा कि लाओ देखें अंदर कौन सा बैक्टीरिया है। फिर तो देखा तो पाया कि इसके अंदर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है इसके अंदर मिला और इसके वजह से बैक्टीरिया क्या हो गया, मर गया। बैक्टीरिया माइस डाइड, इसके वजह से माइस डाइड। ठीक, तो माइस के डाइड होने की वजह तो उनको पता चल गई कि इसके अंदर लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बन गया। इसके पीछे उनका जो कंक्लूजन था वो क्या था, अब इससे इनका जो कंक्लूजन निकला वो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन इनका क्या था वो अब देखिए आप। कंक्लूजन इनका ये था कि होता क्या है कि जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो हीट किल्ड है, ठीक है ना, तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ये मान लीजिए है, इसके चारों कैप्सूल, ठीक है, तो इसको जब आप हीट किल्ड कर देंगे, हीट किल्ड कर देंगे एस स्ट्रेन, तो इसका कोट या कैप्सूल जो है, कोट ही को कैप्सूल कहते हैं, गेट डिस्ट्रॉयड, जिसके वजह से मेनली बीमारी होती है, क्योंकि कैप्सूल के खिलाफ इम्यून सेल्स हमला नहीं कर पाती हैं और ये बैक्टीरिया बॉडी में जाकर के उस ऑर्गेनिज्म को मार देता है। तो कैप्सूल गेट डिस्ट्रॉयड, हीट किल्ड होने से क्या होता है, कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके अंदर कोई सब्सटेंस था एक्स, वो इस कैप्सूल के डिस्ट्रॉय होने से बाहर निकल आता है, ठीक है, इन मीडियम में चला आता है और मीडियम में आने के बाद जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है लाइव, वो तो नहीं मारा गया है उसको, तो जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया में ये एक्स जो है वो चला जाता है, अंदर घुस जाता है कोई चीज, समथिंग इन मीडियम, इसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। तो ये ध्यान रखेंगे, इसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया। तो समथिंग ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इनटू एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और जैसे ही एक्सिस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में गया, ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है ये फिर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। करना क्या था, इसको अपने चारों ओर कैप्सूल बना लेना, यानी इसमें जो कैप्सूल बना वो एक्स के वजह से बना, ठीक है। तो जब एक्स चला गया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, तो उसने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के चारों ओर एक कैप्सूल बन गया, कोट बन गया। तो जब इसके चारों कैप्सूल कोट बन गया तो इसी को तो बोलेंगे एस स्ट्रेन। अब ये जिंदा है, हमारा नहीं है, लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया बन गया। यानी कि आपने क्या देखा, या ग्रिफिथ ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इससे कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकलता है जिसको हमने एक्स लिखा है, और वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में चला जाता है और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को फिजिकली चेंज कर देता है, मतलब फिजिकली एक कोट बनवा देता है। और जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के चारों ओर एक पॉलीसेकेराइड की कोट बनेगी तो वही तो है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की वजह से अब वो माइस जो है वो मर जाता है, क्योंकि माइस की इम्यून सेल्स इस कोट को नहीं डिस्ट्रॉय कर पाती हैं। अगर कोट नहीं रहता है तो फिर नेकेड जो सेल होगी उसको तो मार देगी इम्यून सेल्स, एंटीबॉडीज, लेकिन इस कैप्सूल को नहीं मार पाएगी, खत्म कर पाएगी, इस वजह से वो माइस मर जाएगा। तो इसी को एक्स इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो एक्स क्या है, एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में, क्योंकि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आ गया, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट आ गया, या उसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। एक कोई बायोमॉलिक्यूल है जो इसमें से निकल करके इस बैक्टीरिया में चला गया,
और इसमें से निकला क्यों? क्योंकि हीट किल करने से कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जगह जगह उसमें पोर्स बन जाते हैं और उसमें से एक्स जो है वो बाहर निकल के आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में चला जाता है मीडियम के मदद से। ठीक भाई, ब्लड में ये भी है, ब्लड में ये भी है, तो ब्लड एक मीडियम का काम किया, ब्लड में रिस्क करके आ गया एक्स और वो चला गया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर। उसने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में चेंज कर दिया और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उस माइस में निमोनिया कॉज कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात की थी, वही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है कोई जेनेटिक मटेरियल होगा। तो यानी कि दिस एक्स इज द जेनेटिक मटेरियल जो कि एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होकर के उसके प्रॉपर्टी को चेंज कर दे रहा है, उसके फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर दे रहा है। तो ये कंक्लूजन था ग्रिफिथ का। और कौन सा बायोमॉलिक्यूल है, यानी इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या है या किस चीज का ये बना हुआ है, इसको एवरी मैक्लियॉयड और मैककार्टी नाम के 3 साइंटिस्टों के समूह ने इसको ढूंढा, जिसका जिक्र आगे है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी बायोकेमिकल नेचर क्या है इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। कौन सा बायोमॉलिक्यूल है ये जो ट्रांसफॉर्म किया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। तो जैसा कि हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एवरी मैक्लियॉयड और मैककार्टी नाम के साइंटिस्ट ने इसी पर वर्कआउट किया, और इससे पहले लोगों को यह पता था कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है, यानी आगे चल करके इन्होंने साबित किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी डीएनए ही वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से निकल करके आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में गया और वहां उसको एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में चेंज कर दिया, उसके चारों ओर एक पॉलीसैकेराइड कोट बना करके, कैप्सूल बना करके, और उसको वायरुलेंट बना दिया और माइस मर गया। ठीक, तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे एवरी मैक्लियॉयड मैककार्टी ने ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन of ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक, या ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। तो और ये कैरेक्टराइजेशन किसने किया, इसकी डिस्कवरी किसने की कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल है? तो एवरी मैक्लियॉयड एंड मैककार्टी ने, ये नाम याद रखिएगा। तो एवरी मैक्लियॉयड एंड मैककार्टी, एवरी मैक्लियॉयड एंड मैककार्टी, ठीक। तो एवरी मैक्लियॉयड एंड मैककार्टी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एच नहीं होगा एक्चुअली, हिंदी से जब इंग्लिश प्रोनाउंसिएट, इंग्लिश में जब कन्वर्टन होता है तो कार्थी लिखा रहता है, तो THY हो जाता है, मैककार्टी, ठीक। और मैक्लियॉयड LEOD, तो एवरी मैक्लियॉयड, मैक्लियॉड, ठीक है, CLEOD, ये ध्यान रखेंगे। और मैककार्टी MCCART वाली, एवरी मैक्लियॉयड मैककार्टी, इन्होंने 1933 1934 के दौरान ये प्रूव किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इट इज DNA, ठीक है। दे प्रूव दैट the transforming principle is DNA, मतलब genetic material is DNA, ठीक है। Before this discovery, it was thought that protein is the genetic material, protein is the genetic material, यानी प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एवरी मैक्लियॉयड मैककार्टी से पहले, ठीक है, लोगों को यह पता था कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन इनके अपने प्रयोग से
बाद में ये पता चला कि नहीं, प्रोटीन नहीं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये 34 लिख दिया है, इसको 44 करिएगा। ठीक है ना, ये एक्चुअली ये एनसीईआरटी बुक में 1933 से 1944 लिखा हुआ है। ठीक, हालांकि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 33 से 44 क्यों लिखा है। 11 साल ये दिख रहा है, अब 11 साल लगे इस चीज को प्रूव करने में, ऐसा मैं नहीं मान सकता। या तो इसमें एवरी मैकलार्ड मैकार्टी के अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अलग अलग ईयर्स होंगे और सबको क्यूमुलेटिव लिख रहा है, बट ये 11 साल एक्सपेरिमेंट हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, तो बहरहाल जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है, मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक है उसमें यही ईयर लिखा हुआ है। हालांकि दुनिया में, खासकर जब दुनिया बोलते हैं हम भारत में रह के, तो हम भारत की ही बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी की तरह तरह की बुक्स होती हैं और आप देखेंगे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां मिसप्रिंटिंग होती है। ठीक है, तो 1-2 साल लिखा है तो समझ में आता है, ये 33 से 34 होना चाहिए, 11 साल नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैंने इसलिए 34 को हटा के 44 कर दिया जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने डिटरमाइन किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, अब देखिए, एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, टीपी। ठीक, क्या है नेचर, ये कार्बोहाइड्रेट है कि लिपिड है कि आरएनए है कि डीएनए है कि प्रोटीन है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, दे आइसोलेटेड वेरियस बायोमोलिक्यूल्स from heat killed S strain bacteria in pure form। उनको प्योर फॉर्म में आइसोलेट किया। तो दे आइसोलेटेड वेरियस बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम हीट किल्ड S strain bacteria in pure forms। अब इन्होंने क्या क्या ऑब्टेन किया, इन्होंने उससे प्रोटीन ऑब्टेन किया, उन्होंने उससे डीएनए ऑब्टेन किया, उन्होंने उससे आरएनए ऑब्टेन किया, उन्होंने उससे लिपिड ऑब्टेन किया, उन्होंने इससे कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन किया। ठीक है, तो तमाम तरह के बायोमोलिक्यूल उन्होंने ऑब्टेन किया उस हीट किल्ड बैक्टीरिया से। ठीक, एवरी मैकलार्ड मैकार्टी ने देखा कि जो एजेंट है X, वो जब R स्ट्रेन बैक्टीरिया में जाता है, R स्ट्रेन बैक्टीरिया में जाता है, ठीक है ना, तो वो उसको ट्रांसफॉर्म कर पाता है कि नहीं, बारी बारी ये मानते हुए कि अगर ये प्रोटीन है तब क्या होगा, डीएनए है तब क्या होगा, आरएनए है तब क्या होगा, लिपिड है तब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट है तब क्या होगा। और उसके लिए उन्होंने एंजाइम यूज किए अलग अलग बायोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने वाले। तो मतलब उनका नजर इसी पर था, ट्रांसफॉर्मेशन पर था, कि क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है कर रहा है कि नहीं वो बायोमोलिक्यूल। तो इन्होंने सबसे पहले प्रोटीन यूज किया। ठीक, और प्रोटीन के साथ मान लिया कि X क्या है, प्रोटीन है, और उसके साथ इन्होंने जब प्रोटीएज एंजाइम यूज किया, तो इसका मतलब है कि प्रोटीन नष्ट हो गया, P गेट डिस्ट्रॉयड। तो जब P डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ना होना चाहिए, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस, यानी बैक्टीरिया R स्ट्रेन बैक्टीरिया S स्ट्रेन बैक्टीरिया में चेंज हो गया। जब उन्होंने मीडियम में प्रोटीएज एंजाइम डाला तो हीट किल्ड S स्ट्रेन बैक्टीरिया से जो चीज निकल के जा रही थी R स्ट्रेन बैक्टीरिया में, वो चीज प्रोटीन तो नहीं थी, क्योंकि अगर प्रोटीन होती तो प्रोटीन को मारने के लिए, प्रोटीन को समाप्त करने के लिए उन्होंने मीडियम में प्रोटीएज एंजाइम भी डाल दिया।
तो अगर प्रोटीन होती जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन से निकल के आर स्ट्रेन में जा रही है तो प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाती, तो आर स्ट्रेन में जाती नहीं और आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म नहीं होता। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम डाला तो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल निकल के आर स्ट्रेन में गया वो प्रोटीएज एंजाइम से नहीं खत्म हुआ, यानी बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका मतलब है कि प्रोटीन तो नहीं था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो प्रोटीन वाज नॉट द जेनेटिक मटेरियल देयर। ठीक, उसके बाद उन्होंने ऐसे ही आरएनए को इमेजिन किया कि मान लेते हैं एक्स आरएनए है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए उन्होंने आरएनएज एंजाइम का इस्तेमाल किया। और आरएनएज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो आरएनए गेट डिस्ट्रॉयड, आरएनए गेट डिस्ट्रॉयड। तो आरएनए जब डिस्ट्रॉय हो गया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुआ। इसका मतलब जब आरएनए एज अ बायोमॉलिक्यूल इमेजिन किया गया कि एक्स जो है जो जा रहा है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, वो आरएनए जा रहा है और वो बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो आरएनए को खत्म करने के लिए मीडियम में ही उन्होंने क्या डाल दिया, आरएनए। तो अगर आरएनए होता तो आरएनएज एंजाइम आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता, तो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म नहीं होता, माइस नहीं मरता। लेकिन आरएनएज एंजाइम के इस्तेमाल करने से भी माइस मर जा रहा है, यानी बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। प्रोटीएज एंजाइम का भी इस्तेमाल करने से जो है वो माइस मर जा रहा है, यानी बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुक पा रहा है। इसका मतलब प्रोटीन और आरएनए ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले एजेंट नहीं है। उसी तरह से लिपिड का चेक किया तो लिपिड मानते हुए कि एक्स लिपिड होगा तो लाइपेज एंजाइम का इस्तेमाल कर दिया। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट मानते हुए कि एक्स कार्बोहाइड्रेट होगा, अमाइलेज एंजाइम का या कार्बोहाइड्रेसेस नाम के एंजाइम्स का प्रयोग किया। तो कार्बोहाइड्रेट को भी समाप्त करके देख लिया, आरएनए को भी समाप्त करके देख लिया, प्रोटीन को भी समाप्त करके देख लिया, लिपिड को भी समाप्त करके देख लिया। लेकिन जब उन्होंने डीएनएज एंजाइम डाला तो देखा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया, यानी एक्स जो है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से जब एक्स अगर डीएनए है तो डीएनएज एंजाइम डालेंगे मीडियम में तो डीएनए को काट देगा, तो वो डीएनए जब कट जाएगा तो आर स्ट्रेन में नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा तो आर स्ट्रेन ही रहेगा, वो उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा और माइस बच जाएगा। तो एवरी मैक्लाइड मैकार्टी ने जो कई तरह के एंजाइम्स इस्तेमाल किए, इसमें कौन सा एंजाइम का इस्तेमाल करने पर उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया का नहीं हो पाया, डीएनएज एंजाइम का इस्तेमाल करने पर। क्योंकि डीएनएज एंजाइम ने क्या किया, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में चेंज नहीं हो पाया, यानी ट्रांसफॉर्मेशन उस बैक्टीरिया का नहीं हो पाया, कैप्सूल नहीं बन पाया और माइस बच गया। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो कैप्सूल या कोट जो बनता है, म्यूकस का जो कोट बनता है बैक्टीरिया के चारों, जिसके वजह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में चेंज हो जाता है, वो डीएनए के वजह से बन रहा है। यानी ट्रांसफॉर्म जो कर रहा है बैक्टीरिया को, वो कौन कर रहा है, डीएनए। प्रोटीन अगर होता, समझ में आ रहा है, तो या लिपिड होता या आरएनए होता या कार्बोहाइड्रेट होता, तो इन रिस्पेक्टिव एंजाइम का इस्तेमाल करने से ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाना चाहिए था। लेकिन किसी भी एंजाइम का इस्तेमाल करने पर डीएनएस को छोड़ करके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका। इसका मतलब वो डीएनए ही है जिसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि डीएनएज एंजाइम इस्तेमाल करने पर डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। प्रोटीएज एंजाइम इस्तेमाल होने पर प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो रहा है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लाइपेज एंजाइम इस्तेमाल करने पर लिपिड डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आरएनएज एंजाइम इस्तेमाल करने पर आरएनए डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लाइपेज एंजाइम इस्तेमाल करने पर लिपिड डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब डीएनएज एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी वो डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने बायोकेमिकल नेचर बता दिया कि डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। तो उन्होंने क्या साबित किया कि दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। ठीक है, ईयर पर ध्यान रखिएगा, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के इस चीज को प्रूव किया। हालांकि इनके इस एक्सप्लेनेशन, इस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बावजूद भी बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जो थे वो कन्विंस नहीं हुए। बहुत सारे का मतलब क्या है,
ज्यादातर का कोई गिनती लेकर तो बैठा नहीं है कि कुल 100 ही बायोलॉजिस्ट होंगे जिसमें 60 लोग कन्विंस नहीं हुए, तो सम ऑफ द बायोलॉजिस्ट इतने एक्सपेरिमेंट के बाद भी कन्विंस्ड नहीं हुए, उनकी संख्या फिक्स नहीं है, एनसीईआरटी बुक में संख्या नहीं दिया। मतलब मान के चलो कि एक तबका वैज्ञानिकों का वो कन्विंस नहीं हुआ एवरी मैक्लॉयड मैककार्टी के इस एक्सपेरिमेंट से भी कि भैया डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। आई बात समझ में? अब उसका एनसीईआरटी बुक एक सवाल पूछती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीएनएज एंड डीएनएज। ये झंडू सवाल है। अब ये इतना भी अब आप लोग को नहीं समझ में आया तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। डीएनएज आप देख रहे हैं क्या लिखा है, डीएनए स्मॉल एस है, ठीक है, और एक है डीएनएस, कैपिटल ए एस भी हो सकता है, स्मॉल ए एस भी हो सकता है, स्मॉल ए एस भी हो सकता है। तो डीएनएस और डीएनएस ये कई सारे डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और लास्ट में एस लगा है, मतलब बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल, हर किसी के नाम क्या एस लगा देते हैं तो बहुवचन हो जाता है। तो डीएनए का मतलब मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स, मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये डीएनए का मतलब होता है डीएनए स्मॉल ए एस हो सकता है या डीएनए कैपिटल ए एस भी हो सकता है, दोनों ही चलेगा। ये एंजाइम, ये एंजाइम। तो अगर डीएनए ऐसे लिखा है दिस इज एंजाइम डीएनएसी और डीएनएस लिखा है मेनी डीएनए मॉलिक्यूल, मेनी। अब इसके बाद डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एक और एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ, हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से। हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में बताया कि बैक्टीरियोफेज वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, यानी एक बार फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में एस्टेब्लिश किया गया हर्शी एंड चेज के द्वारा। इन्होंने इस बार बैक्टीरियोफेज वायरस के जेनेटिक मटेरियल की बात की कि बैक्टीरिया जो वायरसेस बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है, और उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, क्योंकि वायरस में दो पार्ट होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। तो वायरस जो है अपने किस कंपोनेंट को बैक्टीरिया के अंदर छोड़ते हैं, तो वायरस बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, और बैक्टीरिया उस वायरस के डीएनए को अपना मानते हुए, ओन कंपोनेंट मानते हुए उसको अपने डीएनए के साथ मिला लेता है, और फिर बहुत सारे वायरसेस उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को आइए समझते हैं। तो द जेनेटिक मटेरियल इज गिवन इन बैक्टीरियोफेज। तो जेनेटिक मटेरियल is DNA in bacteriophages, बैक्टीरियोफेजेस, ये जनरल स्टेटमेंट है, बैक्टीरियोफेजेस, ठीक। और बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये भी चीज आपको, और ये चीज किसने प्रूफ किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, ठीक है, ये चीज किसने प्रूफ किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय हर्शी एंड चेज, हर्शी एंड चेज, हर्शी एंड चेज, ठीक है। और ये प्रूव किया था 1952 में, in 1952, in 1952। तो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए इन बैक्टीरियोफेज, और एक्सपेरिमेंट इसके लिए किया था हर्शी एंड चेज ने, और वो साबित कर ले गए थे कि जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरियोफेज वायरस का होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि होता क्या है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियोफेज वायरस आता है, बैक्टीरिया के सरफेस पर लैंड करता है, ठीक है, बैक्टीरिया के सरफेस पर लैंड करता है, और ये है बैक्टीरिया, ये वायरस का टेल, ये वायरस का हेड, इसके हेड में जेनेटिक मटेरियल रहता है, ठीक है, डीएनए रहता है, और इसके चारों ओर जो प्रोटीन कोट होता है जिसको कैप्सिड कहा जाता है, ये थोड़ा बेसिक ध्यान रखिएगा, कैप्सिड कहा जाता है। ये कैप्सिड क्या होता है? ये प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। तो वायरस जो है वो अपना डीएनए को घुसा देता है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर,
प्रोटीन को नहीं घुसाता है। तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखना, और यही उन्होंने प्रूफ किया था, जो आप देख रहे हैं कि वायरस अपना प्रोटीन कोड को नहीं, बैक्टीरियोफेज वायरस अपना प्रोटीन कोड को नहीं, अपने डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालता है, ठीक है ना। तो ये वायरल डीएनए, ठीक, इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में वायरल डीएनए ट्रांसफर होता है, और फिर क्या होता है, ये मान लो बैक्टीरियल डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, तो इस बैक्टीरियल डीएनए में ही ये बीच में से काट करके ये वायरल डीएनए जाके चिपक जाता है, ठीक है, मतलब इसी में इंसर्ट हो जाता है, एक जगह काटेगा उस गोले को और अपने को जाके चिपका लेगा बीच में, तो ये इंटीग्रेट कर जाता है, ठीक, वायरल डीएनए, इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए विथ बैक्टीरियल डीएनए, इंटीग्रेशन of viral DNA with bacterial DNA, ठीक है। और उसके बाद और इंटीग्रेशन होता है, इसी क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया इसको अपना मान लेता है। तो ये भी एनसीईआरटी बुक यहाँ मेंशन करती है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट्स ओन, बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स वायरल जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एज इट्स ओन, वो ऐसे ट्रीट करती है जैसे ये उसी का डीएनए। बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट्स ओन, तभी तो अपने साथ उसको मिला लेती है। और फिर इससे क्या होता है, इसके बाद इसी सेल में बहुत सारे वायरसेस, डॉटर वायरसेस बनते हैं, ठीक? बहुत सारे वायरल प्रोजीनी बनते हैं इससे, ठीक? तो मैनी वायरल प्रोजीनी फॉर्म, तो बैक्टीरियल सेल में बहुत सारे वायरल प्रोजीनी बनते हैं, मैनी वायरल प्रोजीनी या डॉटर वायरसेस आर फॉर्म, ठीक है। और ये जरूरत पड़ने पर इसी बैक्टीरियल सेल को फाड़ करके बाहर निकल आते हैं, तो ये एक समरी है कि कैसे बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बैक्टीरिया के सरफेस पर लैंड करता है, अपने प्रोटीन कोड को बाहर ही छोड़ देता है और अंदर केवल अपना डीएनए डालता है, उसी को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और इस डीएनए को बैक्टीरियल सेल अपना ओन मानती है और अपने डीएनए के साथ इसको इंटीग्रेट करा लेती है या इंटीग्रेशन हो जाता है, और उसके बाद इस इंटीग्रेशन के बाद ये वायरस जो अपना डीएनए डाला है उसके मदद से अपनी बहुत सारी अपने संततियां तैयार करता है, प्रोजेनी तैयार करता है, और कुछ समय बाद ये वायरल प्रोजेनी बैक्टीरियल सेल के लिसिस के द्वारा बैक्टीरियल सेल को फाड़ करके वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया पर अटैक करने के लिए। तो हर्शी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज वायरसेस को प्रिपेयर किया। तो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस were prepared, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस were prepared, तो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस were prepared by Hershey and Chase, ठीक है, and Chase। तो हर्शी एंड चेज ने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस को प्रिपेयर किया। कैसे प्रिपेयर किया, आइए इसको समझते हैं। इन्होंने दो तरह के रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस को प्रिपेयर किया, दो तरह के, 2 टाइप्स, दो तरह के रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस को प्रिपेयर किया, ठीक। बैक्टीरियोफेजेस विथ रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट और बैक्टीरियोफेजेस विथ रेडियो एक्टिव डीएनए। तो बैक्टीरियोफेजेस with radioactive DNA और bacteriophage bacteriophages with radioactive
प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड, ठीक। मतलब आप ये समझिए कि एक वायरस है जो नॉर्मल वायरस है, नॉन रेडियोएक्टिव वायरस है। देखो ध्यान से, ये जो वायरस है ये नॉन रेडियोएक्टिव वायरस है, ठीक है, ऐसे समझिए, ये नॉन रेडियोएक्टिव वायरस है। इसमें प्रोटीन कोड भी नॉन रेडियोएक्टिव है और जो डीएनए है वो भी नॉन रेडियोएक्टिव, डीएनए भी नॉन रेडियोएक्टिव। तो आप इसको नॉन रेडियोएक्टिव बैक्टीरियोफेज कहेंगे, नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज कहेंगे। लेकिन जब वायरस के प्रोटीन कोड से रेडियो एक्टिव रेज निकलने लगेंगी तो उसको रेडियो एक्टिव वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस विद प्रोटीन कोड इज रेडियो एक्टिव। और जब डीएनए से रेडियो एक्टिव रेज निकलेंगी तो उसको बोलेंगे बैक्टीरियोफेज वायरस विद डीएनए इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो आप ये वाला बैक्टीरियोफेज बनाएंगे तो नॉर्मल है, नॉन रेडियो एक्टिव है। तो जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बनाएंगे जिसमें डीएनए रेडियो एक्टिव होगा, उसमें डीएनए में रेडियो एक्टिव एलिमेंट घुसा देंगे, ठीक। तो इसमें आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीएनए में घुसा देंगे, फास्फोरस, रेडियो एक्टिव फास्फोरस इसमें रहेगा। तो ये देखिए जहां जहां फास्फोरस है वो रेडियो एक्टिव फास्फोरस, यानी इसके डीएनए से रेडियो एक्टिविटी दिखाई देगी। रेडियो एक्टिविटी शोन बाय द डीएनए, तो रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक, तो रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक। तो ये एक रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज है जिसमें डीएनए की वजह से रेडियो एक्टिविटी आई, ठीक। और इसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। P32 रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है इसमें, ठीक। क्योंकि फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होता है, फास्फोरस किसमें होता है, डीएनए में होता है, ठीक। तो इसीलिए फास्फोरस जब भी वायरस में रेडियो एक्टिव घुसाया जाएगा उसको डीएनए में घुसाया जाएगा, क्योंकि प्रोटीन में कहीं फास्फोरस नहीं होता है, डीएनए में फास्फोरस होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये डीएनए में होता है फास्फोरस। और प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है। तो अगर प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाना होगा तो सल्फर एलिमेंट रेडियो एक्टिव लेंगे और वो जाके प्रोटीन में चिपक जाएगा जब प्रोटीन बनेगा वायरल प्रोटीन का। तो आप देखेंगे, पहले मैं यहाँ केवल सिंपली डिफरेंस दिखा रहा हूं कि आप देखें कि रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस दो तरह के होते हैं और नॉर्मल से वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, और इसमें डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव रहेगा, नॉर्मल डीएनए रहेगा, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लीनियर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होता है, ठीक। और इसकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव रहेगी, तो इसकी प्रोटीन को रेडियो एक्टिव दिखा दीजिए। इसमें सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर का इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसकी प्रोटीन कोड में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको लिख देंगे S35, ठीक है, सल्फर रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड ये हो गया। और इसमें S35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट, P32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, S35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, P32 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। P32 कहाँ मिलेगा, डीएनए में। S35 कहाँ मिलेगा, प्रोटीन कोड में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो तरह के रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस मिलेंगे जो हर्शी एंड चेज ने बनाए थे, ठीक। हर्शी एंड चेज ने बनाए थे, कैसे बनाए थे इसको समझ लीजिएगा। मैं एक का समझा दे रहा हूं। जैसे क्या किया इन्होंने, ये मीडियम है, कल्चर मीडियम है जिसमें वो बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं। ये मान लीजिए बैक्टीरिया, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया के अंदर ही बनेगा ना, वायरस कहां बनेगा, बैक्टीरिया के अंदर ही बनेगा। तो एक नॉर्मल वायरस जो नॉन रेडियोएक्टिव वायरस है उससे इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया, ध्यान रखना, नॉन रेडियोएक्टिव वायरस उससे इन्फेक्शन कराया, बैक्टीरिया को कराया, ठीक है। नॉन रेडियोएक्टिव वायरस से बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन कराया मतलब इसका डीएनए को, इसका डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया, इसका डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया और ये नॉन रेडियोएक्टिव है। तो बैक्टीरिया जब वायरस के डीएनए को अपना समझ के
अपना समझ के अपने इसको जीनोम में डाल लेगी। ये बैक्टीरियल डीएनए है और उसमें ये इंटीग्रेट हो गया, बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरल डीएनए इंटीग्रेट हो गया, जो पहले ही बता चुके हैं आपको। तो इंटीग्रेट आपने कर दिया, ठीक। अब इससे जो डॉटर डीएनए बनेगा, भाई आपको मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसके लिए नए न्यूक्लियोटाइड, नए बेसेस सब आएंगे ना, तो वो न्यूक्लियोटाइड बेसेस में इस मीडियम में उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल किया। इस मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल किया, मीडियम विथ रेडियो एक्टिव फास्फोरस। बाकी सब नॉर्मल थे, बाकी सारे एलिमेंट नॉन रेडियोएक्टिव थे, बस उस मीडियम में उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस का इस्तेमाल कर दिया। तो फास्फोरस जो का जब ये वायरस, इससे नया डॉटर वायरस बनेगा, मेरी बात समझिए, इससे जब तमाम वायरसेस बनेंगे तो उन वायरसेस में, ये मान लीजिए एक वायरस बन गया, ऐसे समझिएगा, चित्र को ध्यान से देखिए, ये दूसरा वायरस बन गया, ऐसे ये तीसरा वायरस बन गया, ठीक है। तो इसमें जो डॉटर डीएनए बनेगी, नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, तो उसके लिए जो न्यूक्लियोटाइड आएंगे उनमें जो फास्फोरस होगा, न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस होता है ना, फास्फोरिक एसिड, उसमें तो रेडियोएक्टिव फास्फोरस है। तो इसमें जो भी डीएनए नया डॉटर डीएनए बनेगा उसमें फास्फोरस जो है वो यही वाला तो पहले मीडियम में जाएगा और यहां से फिर इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, तो रेडियोएक्टिव फास्फोरस आ गया। ऐसे 32p बैक्टीरिया के अंदर गया और फिर वो डॉटर डीएनए के अंदर चला गया, ठीक है। तो आप देखेंगे एक नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज वायरस को का हमला कराया गया एक बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरियल सेल के ऊपर या बैक्टीरियल कॉलोनी के ऊपर। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया रहेंगे कल्चर मीडियम और उनके अंदर वायरस जाकर, ये जो नॉन रेडियोएक्टिव वायरस गया अंदर और अंदर रेडियोएक्टिव वायरस बना रहा है। क्यों? क्योंकि मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला गया है। तो जो नया डीएनए बनेगा उसमें फास्फोरस का सोर्स तो ये मीडियम ही होगा ना, तो ये मीडियम से निकल के बैक्टीरियल सेल में जाएगा, बैक्टीरियल सेल से ही वो वायरस जो है अपना नया डीएनए सिंथेसिस के लिए फास्फोरिक एसिड लेगा, तो सारे डीएनए में वो रेडियोएक्टिव फास्फोरस आ जाएगा। तो ये जितने बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं, ये सॉरी वायरसेस दिख रहे हैं, ये रेडियो एक्टिव डीएनए वाले हो गए, रेडियो एक्टिव डीएनए वाले हो गए, डीएनए वाले बैक्टीरियोफेजेस हो गए। तो अब आपको समझ में आया, जो एनसीईआरटी बुक लिखता है कि मीडियम में रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल देने से रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं। ऐसे रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं जिनका डीएनए रेडियो एक्टिव होता है। ऐसे ही अगर आपको प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी ले आनी है तो वहां भी बैक्टीरिया को आप नॉन रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराएंगे, वो अपना अंदर डीएनए डालेगा और अंदर नया प्रोटीन भी तो बन रहा है, अंदर इस बैक्टीरिया की प्रोटीन भी तो बनती है, उस प्रोटीन को अपना कवर भी तो वायरस बनाता है उसी बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो उसके लिए वो मीडियम में क्या डाल देंगे, सल्फर डाल देंगे, S35, वहां फास्फोरस नॉर्मल रखेंगे, अब रेडियो एक्टिव सल्फर डाल देंगे, तो रेडियोएक्टिव सल्फर यानी S35 डाल देंगे, तो वायरस जो डीएनए बनाएगा वो तो नॉर्मल रहेगा, नॉन रेडियोएक्टिव, क्योंकि वहां रेडियोएक्टिव फास्फोरस तो है नहीं। लेकिन जब भी प्रोटीन कोट बनाएगा तो उस प्रोटीन कोट में मीडियम में जो S35 है वो बैक्टीरियल सेल में जाएगा S35, और S35 से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बनेंगे, वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बैक्टीरियल जो प्रोटीन कोट है उसमें चले जाएंगे, तो बैक्टीरियोफेज वायरस की जो प्रोटीन कोट है उसमें चले जाएंगे, और इस तरह से जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसका जो प्रोटीन कोट होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप फास्फोरस डालेंगे मीडियम में तो डीएनए में जाकर के रेडियोएक्टिविटी कॉज करेगा, और जब आप S35 डालेंगे तो प्रोटीन कोट में जाकर के चिपक करके रेडियोएक्टिविटी कॉज करेगा। तो आपने देखा कि कैसे ये वाला वायरस तैयार करते हैं और ये वाला वायरस तैयार करते हैं। अब जब हर्शी एंड चेज ने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज वायरसेस तैयार कर लिए तो दो तरह के उन्होंने रेडियो एक्टिव वायरसेस तैयार किए। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज वायरस जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए रहा था, और एक ऐसा बैक्टीरियोफेज वायरस जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट रही या थी, ठीक। तो दो तरह के बैक्टीरियोफेजेस रेडियो एक्टिव तैयार किए, एक बैक्टीरियोफेज विथ रेडियो एक्टिव डीएनए और एक बैक्टीरियोफेज विथ रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट।
अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने 3 स्टेप रखे अपने एक्सपेरिमेंट में। पहला स्टेप था इन्फेक्शन, दूसरा स्टेप था ब्लेंडिंग और तीसरा स्टेप था सेंट्रीफ्यूगेशन। तो स्टेप्स कौन कौन से थे? पहला स्टेप था इन्फेक्शन का, इसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज वायरस से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया, उस वायरस को लैंड कराया बैक्टीरिया के सरफेस पर, जिससे कि उस वायरस का डीएनए जो हो बैक्टीरिया के अंदर चला जाए। तो इन्फेक्शन उसको कहा जाता है। जब बैक्टीरियोफेज वायरस जाके बैक्टीरियल सेल से चिपकता है और अपना डीएनए को इंजेक्ट कर देता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, तो उसको इन्फेक्शन कहा जाता है। दूसरा स्टेप था ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है कि किसी ब्लेंडर के मदद से जो मीडियम है उसको काफी तेजी से हिला देना, जिससे कि बैक्टीरियल सेल पर जो चिपके हुए बैक्टीरियोफेज वायरस की प्रोटीन कोट है, क्योंकि डीएनए तो अंदर चला गया है, तो जो प्रोटीन कोट चिपकी हुई है वो उखड़ करके बैक्टीरियल सेल से अलग हो जाए। तो ब्लेंडिंग हो गया दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है, जो मीडियम में उखड़े हुए जो वायरल प्रोटीन कोट्स है वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल करके जब पूरे मीडियम को हिलाएंगे तो बैक्टीरियल सेल का जो लेयर होगा वो अलग होगा और जो वायरल प्रोटीन कोट है उसका लेयर अलग होगा। तो आप एक तरह से सेपरेट कर देंगे, वायरल प्रोटीन कोट को मीडियम से सेपरेट कर ले जाएंगे, ठीक, तो उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो 3 स्टेप होता है। तो इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि रेडियो एक्टिव फेजेस यानी बैक्टीरियोफेजेस were allowed to attach with E. coli बैक्टीरिया लिया था, E. coli, and incorporate their DNA into it, और अपने डीएनए को उसमें इनकॉर्पोरेट कर दे। दूसरा था ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है बता चुके हैं, ब्लेंडर से एजिटेट कर देना, लिक्विड को मीडियम को पूरा हिला देना, उथल पुथल मचा देना, जिससे कि बैक्टीरियल सरफेस पर जो वायरल कोट है वो बैक्टीरियल सरफेस को छोड़ दे, तो इसको कहते हैं ब्लेंडिंग। वायरल कोट वे रिमूव्ड, इसका मतलब होता है वायरल कोट वे रिमूव्ड, वायरल कोट वे रिमूव्ड फ्रॉम बैक्टीरियल सरफेस, बैक्टीरियल सरफेस से वायरल कोट को रिमूव कर दिया जाए बाय एजिटेटिंग द मीडियम विथ ब्लेंडर। ब्लेंडर एक apparatus होता है उससे। एजिटेटिंग मतलब काफी हिला देना, उथल पुथल मचा देना मीडियम। और सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ वायरस पार्टिकल, ठीक है, तो इसको आप मेंशन कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ वायरल प्रोटीन कोट, वायरल कोट फ्रॉम रेस्ट by spinning with help of centrifuge। तो सेंट्रीफ्यूज के मदद से सेपरेशन ऑफ वायरल कोट, तो ये ध्यान रखना है, सेपरेशन ऑफ वायरल कोट, सेपरेशन ऑफ वायरल कोट from rest by spinning with help of centrifuge। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये 3 स्टेप आप ध्यान रखेंगे, हर्शी एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया। आइए उनके एक्सपेरिमेंट के तीनों स्टेप को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था इन्फेक्शन का, उसमें उन्होंने क्या किया कि एक बैक्टीरिया में उन्होंने वायरस का
वायरस को इन्फेक्ट कराया और उस वायरस के अंदर जो डीएनए है वो उस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखा कि यहाँ जो रेडियो एक्टिव वायरस लिया गया उसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव था, उसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं था, उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। इसलिए प्रोटीन में देखिए हमने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया है, यानी S35, यानी रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड है। और कुछ समय बाद ये वायरस क्या करेगा, अपना डीएनए को छोड़ देगा इस बैक्टीरिया के अंदर। ये हो गया इन्फेक्शन। ऐसे ही दो पैरेलल एक्सपेरिमेंट किया। एक बार बैक्टीरिया को एक एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट वाले बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कराया और दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन कराया, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कराया और इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा डीएनए में, जैसा कि पहले ही बता चुके हैं, क्या होगा बेटा, ये होगा फास्फोरस 32, ठीक है। यहाँ पर 35 था, सल्फर 35 रेडियो एलिमेंट था, यहाँ पे डीएनए में था फास्फोरस 32, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ये बैक्टीरिया अपने डीएनए को छोड़ेगा अंदर, ये बैक्टीरिया भी, ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपने डीएनए को छोड़ेगा बैक्टीरिया में, वैसे ये बैक्टीरियोफेज वायरस भी अपने डीएनए को छोड़ेगा बैक्टीरिया के अंदर। ये हो गया इन्फेक्शन की कार्रवाई पूरी। अब आप देख रहे हो दोनों तरह के इकोलाई में क्या डिफरेंस आ रहा है बैक्टीरिया में। इसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं है। प्रोटीन कोड इसमें भी बाहर है, प्रोटीन कोड इसमें भी बाहर है। इसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है, इसका प्रोटीन कोड नॉन रेडियो एक्टिव है। और ये ध्यान रखेंगे, ये जो बैक्टीरिया है कौन सा बैक्टीरिया है, इश्चेरिकिया कोलाई। तो इश्चेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया पर रेडियो एक्टिव वायरस का इंफेक्शन करा रहा है, रेडियो एक्टिव फेजेस का इंफेक्शन करा रहा है। ये रेडियो एक्टिव फेजेस हैं, ये भी और ये भी। समझ में आ गया। अब इन्फेक्शन के बाद दूसरा स्टेप आता है। क्या आता है दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप आता है ब्लेंडिंग का। मतलब इस वायरस पार्टिकल को अब जब डीएनए इसके अंदर चला जाएगा तो खाली प्रोटीन कोड बचेगा, डीएनए इसके अंदर चला जाएगा तो खाली प्रोटीन कोड बचेगा। तो प्रोटीन कोड को क्या करना, बैक्टीरिया के सरफेस से छुड़ा देना। तो ये चीज आपको दिखाना है, ठीक है। तो ब्लेंडिंग कर देंगे। दूसरा स्टेप जो होगा वो ब्लेंडिंग का होगा। ब्लेंडिंग में सब डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक। बस इसमें आप दिखा देंगे ये वायरस जो है अपना प्रोटीन कोड लिए दिए अलग हो जाता है। मतलब इसका डीएनए तो चला गया है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड देख रहे हैं, अलग हो गया। क्लियर हो गया। और ये ध्यान रखिए मीडियम है, मीडियम समझ रहे हैं, ये लिक्विड मीडियम है, ये एक मीडियम है, ठीक है। ये भी एक मीडियम है, इसमें लिक्विड है, ये मीडियम है, ये मीडियम है। जैसे आगे इसमें भी आप छुड़ा लेंगे, इसके अंदर भी बैक्टीरिया है। वायरस छूट जाएगा, इसके सरफेस से ब्लेंडिंग की वजह से ब्लेंडर मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इसके प्रोटीन कोट में आप देखेंगे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। इसके प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी, इसका डीएनए ऑलरेडी अंदर जा चुका है और इसका भी डीएनए ऑलरेडी इसमें अंदर जा चुका है इन्फेक्शन के दौरान ही। तो इसका डीएनए आप बनाएंगे। अब रेडियो एक्टिविटी से आपको पता तो चलेगा ना, रेडियो एक्टिव रेज आप फोटोग्राफिक फिल्म पर आप जब देखेंगे तो स्पॉट्स दिखेंगे। तो इससे आपको डीएनए और प्रोटीन कोड दिखाई थोड़ी दे रहा है आइज से, नेकेड आइज से। तो वो तो रेडियो एक्टिविटी की मदद से आप पहचानेंगे कि अंदर क्या दिख रहा है। रेडियो एक्टिविटी अगर अंदर है तो यानी डीएनए क्या है, रेडियो एक्टिविटी अगर अंदर नहीं है
तो यानी कि डीएनए गया है लेकिन प्रोटीन कोट नहीं गई है। एक में इसमें प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी और अंदर रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही है, यानी प्रोटीन कोट नहीं गया। इसमें प्रोटीन कोट में नहीं, डीएनए में रेडियो एक्टिविटी है, तो अंदर रेडियो एक्टिविटी दिख रही है, यानी डीएनए गया। तो साफ साफ रेडियो एक्टिविटी से पहचान तो जाओगे कि क्या चीज अंदर गया है। इसमें तुमने डीएनए को नॉन रेडियो एक्टिव रखा है और प्रोटीन को रेडियो एक्टिव रखा है। अब क्या चीज अंदर गई है? अगर प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव अंदर जाती तो अंदर से भी रेडियो एक्टिविटी आती बैक्टीरियल सेल से, लेकिन अंदर से रेडियो एक्टिविटी नहीं आ रही है। इसका मतलब कि प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव था और अंदर से रेडियो एक्टिविटी नहीं आ रही, यानी प्रोटीन कोट अंदर नहीं जाता है। तो अंदर क्या चीज गया है? डीएनए। इसमें क्या है? प्रोटीन कोट नॉन रेडियो एक्टिव है, नॉन रेडियो एक्टिव है और डीएनए रेडियो एक्टिव है, तो अंदर से रेडियो एक्टिविटी आ रही है, यानी डीएनए अंदर गया है। तो सीधी सी चीज है कि रेडियो एक्टिविटी वायरस के किस चीज में है? रेडियो एक्टिविटी वायरस के प्रोटीन कोट में है कि रेडियो एक्टिविटी वायरस के डीएनए में है? अगर वायरस अपना प्रोटीन कोट को डालता बैक्टीरिया के अंदर, तो अगर प्रोटीन कोट में रेडियो एक्टिविटी होती है तो बैक्टीरिया के अंदर भी रेडियो एक्टिविटी दिखेगी। अगर डीएनए में रेडियो एक्टिविटी है तो वायरस अगर अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर डालेगा तो बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी आएगी, क्योंकि डीएनए में रेडियो एक्टिविटी है, प्रॉपर्टी है रेडियो एक्टिविटी की। तो वही तो साफ साफ यहां दिख रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है और डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में डीएनए रेडियो एक्टिव है और प्रोटीन कोट नॉन रेडियो एक्टिव है। तो आप इन दोनों में क्या सिमिलरिटी देख रहे हैं कि प्रोटीन कोट अंदर नहीं जाती है, अंदर क्या जाता है? डीएनए जाता है, और डीएनए गया है। ये कैसे साबित होगा? क्योंकि इस केस में देखो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव है और डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है, तो जो प्रॉपर्टी डीएनए की है वही प्रॉपर्टी बैक्टीरिया की भी आ रही है। अगर डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है तो बैक्टीरिया भी नॉन रेडियो एक्टिव है। यहां डीएनए अगर रेडियो एक्टिव है तो बैक्टीरिया भी देखो रेडियो एक्टिव है। तो डीएनए की ही प्रॉपर्टी किसको मिल रही है? बैक्टीरिया को मिल रही है, लेकिन प्रोटीन की प्रॉपर्टी बैक्टीरिया को नहीं मिल रही है। यहाँ प्रोटीन रेडियो एक्टिव है लेकिन बैक्टीरिया नॉन रेडियो एक्टिव है, यहाँ प्रोटीन नॉन रेडियो एक्टिव है और बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव है। समझ में आया? तो वायरस के किस बायोमोलिक्यूल की प्रॉपर्टी बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जा रही है? तो वायरस के डीएनए बायोमोलिक्यूल की प्रॉपर्टी बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जा रही है, यानी डीएनए जा रहा है वायरस से बैक्टीरिया में। आई बात समझ में? अब उसके बाद तीसरा स्टेप होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन, इसमें ये जो वायरल प्रोटीन कोट है जब इससे अलग हो गया तो इसको छान के अलग कर लेते, सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से इसको अलग कर लेते हैं, यानी दो पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से ये बैक्टीरियल सेल अलग हो जाता है और वायरस पार्टिकल वाला लिक्विड अलग हो जाता है, मतलब इसको अलग कर लेंगे। सुपरनेटेंट बोलते हैं इसको। एक ऐसा लिक्विड का पोर्शन जिसमें सब केवल वायरल कोट ही है उसको सुपरनेटेंट कहा जाता है। विथ वायरल प्रोटीन कोट, ठीक, अलग हो गया इस, और बैक्टीरियल सेल आपने अलग कर ली, और जब आपने बैक्टीरियल सेल अलग कर ली तो बैक्टीरियल सेल में आप देखिए और सुपरनेटेंट को देखिए, तो सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि सुपरनेटेंट में क्या पाया जाता है? प्रोटीन कोट पाया जाता है। और उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन जब इसका होगा तो यहां भी आप सेपरेट कर लेंगे दो फ्रैक्शन को, बैक्टीरिया अलग, वायरस पार्टिकल अलग। बैक्टीरिया अलग हो गया, वायरस पार्टिकल अलग हो गया, वायरस उस लिक्विड के साथ अलग होता है, उसको उस लिक्विड को कहते हैं सुपरनेटेंट। ये सुपरनेटेंट, 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 ठीक है, विथ वायरल प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट, वायरल प्रोटीन कोट, उसको वायरल पार्टिकल मेरे मुंह से निकल जा रहा है, वायरस तो अपना डीएनए दे दिया इसको। अब यहां देख, तो फाइनली सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद तूने क्या ऑब्जर्व किया? सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आपने जो ऑब्जर्व किया वो देखिए,
नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल। भाई कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं डिटेक्ट हुई, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो है ही नहीं है ना। और इसमें लिखोगे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, क्यों? क्योंकि सुपरनेटेंट में वायरल प्रोटीन कोट है और प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव थी। ठीक, तो ये चीज आप लिख लेंगे, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, तो सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई सल्फर 35 के वजह से। और यहां पर आपको रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल, बैक्टीरियल सेल, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन बैक्टीरियल सेल। और सुपरनेटेंट में देखिए कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं डिटेक्ट हुई, कोई लाल रंग का निशान नहीं दिख रहा है क्योंकि प्रोटीन कोट नॉन रेडियो एक्टिव था। तो नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड, तो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड नहीं हुई। तो बस हो तो क्या, यही एक्सपेरिमेंट था हर्शी एंड चेस का। तो हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से आपको क्या समझ में आया? यहां वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस में दो ही बायोमॉलिक्यूल है भाई, एक प्रोटीन और दूसरा डीएनए। अगर आप डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाते हैं तो बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हो जाता है, सेल रेडियो एक्टिव हो जाता है। और अगर आप डीएनए को नॉन रेडियो एक्टिव रहने देते हैं तो सेल भी नॉन रेडियो एक्टिव रह जाता है। तो यहां पर आपने डीएनए को नॉन रेडियो एक्टिव रखा है तो सेल भी नॉन रेडियो एक्टिव है। आपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में डीएनए को रेडियो एक्टिव रखा है तो सेल भी रेडियो एक्टिव है। ठीक, सुपरनेटेंट में वो पार्ट आता है वायरस का जो कि सेल में नहीं जाता। तो सेल में जो चीज नहीं जाता वो प्रोटीन कोट नहीं जाता। तो यहां भी सुपरनेटेंट में प्रोटीन कोट है, यहां भी सुपरनेटेंट में प्रोटीन कोट है। तो प्रोटीन कोट क्योंकि सेल में नहीं जाता है वो सुपरनेटेंट में रह जाता है। तो सुपरनेटेंट की प्रॉपर्टी कौन बायोमॉलिक्यूल डिसाइड करेगा? प्रोटीन्स जो बाहर रह जाते हैं। और सेल की प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा? जो सेल के अंदर जाते हैं। सेल के अंदर कौन जाते हैं? डीएनए जाते हैं। तो दो बायोमॉलिक्यूल है वायरस के, एक प्रोटीन कोट और दूसरा डीएनए। प्रोटीन बाहर रह जाते हैं, सेल के अंदर नहीं जाते, वो सुपरनेटेंट का हिस्सा बनते हैं। इसलिए अगर प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव होगा तो सुपरनेटेंट भी रेडियो एक्टिव होगा। प्रोटीन कोट अगर नॉन रेडियो एक्टिव होगा तो सुपरनेटेंट भी नॉन रेडियो एक्टिव होगा। अब डीएनए ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जो कि सेल के अंदर जाते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियोफेज वायरस से। तो डीएनए की जैसी प्रॉपर्टी होगी वैसे ही बैक्टीरियल सेल की भी प्रॉपर्टी होगी। अगर डीएनए रेडियो एक्टिव आपने यूज किया है तो वो सेल के अंदर जाएगा तो सेल भी रेडियो एक्टिव हो जाएगी। अगर आपने जो डीएनए यूज किया है वो नॉन रेडियो एक्टिव यूज किया है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर सेल जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव होगी। तो सेल की प्रॉपर्टी प्रोटीन कोट नहीं डिसाइड करता, डीएनए डिसाइड करता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। और सुपरनेटेंट की प्रॉपर्टी वो बायोमॉलिक्यूल डिसाइड करता है जो सेल के बाहर ही रह जाता है, वो बच्चे कुछ लिक्विड में रह जाता है। तो लिक्विड की प्रॉपर्टी वही होगी जो प्रोटीन कोट की प्रॉपर्टी होगी। ये बात समझ में आया? तो इस दो कंट्रास्टिंग एक्सपेरिमेंट की मदद से हर्शी एंड चेस ये साबित कर ले गए कि एक बैक्टीरियोफेज वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो डीएनए होता है, वो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है।